नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब परिवार DSR एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 2, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 3 है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। प्रश्न नंबर 4, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 5, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, बीज वपन काल। इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। प्रश्न नंबर 7 है, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न नंबर 8, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 9, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 10, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम इनके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, राहुल सांकृत्यायन ने दिया है नाम। प्रश्न नंबर 11, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 13, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 14, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 15, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 16, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, गद्यकाल। प्रश्न नंबर 18, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर गणपा चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। जो गणपा चंद्र गुप्त हैं, इन्होंने आदिकाल का जो नाम है वो अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ में प्रारंभिक काल नाम दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को उपर्युक्त विकल्प न होने के कारण बाहर कर दिया गया। मिश्र बंधु ने आदिकाल का नाम
जो मिस्र बंधु हैं इन्होंने आदिकाल का नाम दिया है आरंभिक काल। प्रश्न नंबर 19, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 20, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल। प्रश्न नंबर 21, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिस्र बंधु। और सूची सेकंड में है प्रारंभिक काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसमें मिलान करना है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, मिस्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। नोट, हिंदी साहित्य के आदिकाल को गणपत चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल कहते हैं, जबकि मिस्र बंधु इसे आरंभिक काल कहते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने विकल्प डी को सही माना है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, इसमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न नंबर 23, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? 693 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 24, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पाली है। प्रश्न नंबर 25, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ऑप्शन सही होगा ए भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न नंबर 27, सालभद्र सूरी की रचना का नाम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी भरतेश्वर बाहुबली। प्रश्न नंबर 28, पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सालभद्र सूरी। प्रश्न नंबर 29, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी ढोला मारूरा दोहा। प्रश्न नंबर 30, अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि ने। प्रश्न नंबर 31, अभट्ट भाषा से तात्पर्य है? तो इसका उत्तर सही जो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण भाषा से। इन्होंने केतलिता लिखी है आदि है। प्रश्न नंबर 32, अपभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा। प्रश्न नंबर 33, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सराहपा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध सराहपा निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है बल्कि योगी का है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए पुतलिपा। प्रश्न नंबर 35, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? ऑप्शन सी सरापाद। प्रश्न नंबर 36, हिंदी के किसी इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 37, सिद्धों का प्रथम कवि है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सराहपा। प्रश्न नंबर 38, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सराहपा। प्रश्न नंबर 39, सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 40,
राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो ऑप्शन सी सरहपा को। प्रश्न नंबर 41, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपा को। प्रश्न नंबर 42, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। प्रश्न नंबर 43, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 44, शाहजहान के प्रवर्तक हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सरहपा। प्रश्न नंबर 45, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहपा से। प्रश्न नंबर 46, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव सिंह सेंगर ने। प्रश्न नंबर 47, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी सरहपा और मच्छंदर नाथ। नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छिटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 49, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरानी हिंदी। प्रश्न नंबर 50, प्राकृताभास हिंदी से आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 51, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 52, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो ऑप्शन सही होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न नंबर 53, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न नंबर 54, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राजा मुंज को। प्रश्न नंबर 55, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, स्वयंभू को। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन सी, स्वयंभू को। प्रश्न नंबर 57, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन बी, स्वयंभू। प्रश्न नंबर 58, स्वयंभू की कृति का नाम है? ऑप्शन डी, पौमचर्यु। प्रश्न नंबर 59, पौमचर्यु किसकी रचना है? ऑप्शन सी, स्वयंभू की। प्रश्न नंबर 60, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पौमचर्यु। प्रश्न नंबर 61, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है, भविष्यत कहा। प्रश्न नंबर 62, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, पुष्पदंत को। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पौमचर्यु रचना है, वह पुष्पदंत की नहीं है। प्रश्न नंबर 64, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? महापुराण ये स्वयंभू की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 65, महापुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी, पुष्पदंत। प्रश्न नंबर 66, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 67, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 68, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? अमीर खुसरो ने। प्रश्न नंबर 69, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 70, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है?
मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। प्रश्न नंबर 71, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। जे हाल मिसकी मकुन तगाफ होए, दुराए नैना बनाए बतियां, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 63, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, आदिकाल। प्रश्न नंबर 74, अमीर खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे, यह किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्रश्न नंबर 75, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, राउलवेल। प्रश्न नंबर 76, राउलवेल किस तरह की रचना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। प्रश्न नंबर 77, कलचुरी राजवंश के सात नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, राउलवेल। प्रश्न नंबर 78, कुवलय माला कथा के लेखक हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, उद्योतन सूर्य। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, उक्त व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न नंबर 80, उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है ये। प्रश्न नंबर 81, उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, दामोदर शर्मा। प्रश्न नंबर 82, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, उक्त व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न नंबर 83, निम्न में से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, डिंगल पिंगल। प्रश्न नंबर 84, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, रासो साहित्य का। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, सारंगधर। प्रश्न नंबर 86, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 84। प्रश्न नंबर 87, प्रश्न नंबर 87, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ऑप्शन ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। प्रश्न नंबर 88, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, डिंगल पिंगल में। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, खुमार रासो। प्रश्न नंबर 90, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। प्रश्न नंबर 91, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिनदत्त सूरी। प्रश्न नंबर 92, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंडों को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, चारण काल। प्रश्न नंबर 93, बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, गेय। प्रश्न नंबर 94, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, नरपत नाल। प्रश्न नंबर 95, बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? राजमती। प्रश्न नंबर 96, बीसलदेव रासो के रचयिता हैं? ऑप्शन सी, नरपत नाल।
प्रश्न नंबर 97, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी नरपत नाल। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बीसलदेव रासो। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बीसलदेव रासो का। प्रश्न नंबर 100, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। आज का अंतिम प्रश्न, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जगनी का परमाल रासो।